डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर आप लोगों के लिए भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था। तो मैंने पिछली 2-3 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज हम बताते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी चट्टानों का कब निर्माण हुआ और कौन सी चट्टान किस लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख श्रेणियां यानी पर्वत श्रेणियों का, जो कि उनकी पर्वत चोटी कौन कौन सी ऊंची हैं, और साथ ही अध्ययन करेंगे भारत के पठारों का। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण में हम आपको सबसे पहले देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान। तो इनकी विशेषता ये है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले इस चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये रवेदार चट्टान है, यह नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की हैं। तो इनका जो विस्तार है भारत के अंतर्गत वो है कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर और राजस्थान क्षेत्र। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये चट्टान भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। चलिए आगे जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या मतलब है कि जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं उनके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदय हुआ। देखिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत तथा बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं। तो विस्तार इनका कहाँ कहाँ पे है? तो विस्तार देखिए इनका है उत्तरी कर्नाटक, यहाँ एक शिमोंग जिला है उत्तरी कर्नाटक में, पश्चिमी हिमालय, और यह है पश्चिम हिमालय की निचली घाटी, और नागपुर, जबलपुर, भटिंडा, रीवा, हजारीबाग और विशाखापट्टनम। तो ये क्षेत्रों में इनका विस्तार है। देखिए एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण आदि इस तरह के। चलिए अब देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में जानते हैं। तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या हैं? तो धारावाड़ क्रम के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसमें भी जीवाश्म का अभाव है, यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो विस्तार कहाँ कहाँ है? कृष्णा घाटी, देखो कृष्णा नदी है दक्षिण में, नल्ला मल्लाई पहाड़ी, पापा घानी व चेयार घाटी आदि। विंध्य क्रम की चट्टान, देखिए विंध्य क्रम की चट्टानों का मतलब यह है कि ये इनका विस्तार, देखिए कुड़प्पा के बाद में विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इनका जो विस्तार है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक इनका विस्तार हुआ है। अब देखिए इसके बाद में आगे अध्ययन करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता ये है कि ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। देखो भारत का जो 98% यानी 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए देखिए आगे एक चीज़ और कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी जीवाश्मों से ही तो कोयला बनता है। दामोदर दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी, इन नदियों की घाटियों में भी इसका विस्तार है। इसके बाद देखिए दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। तो दक्कन ट्रैप में क्या है? देखिए दक्कन ट्रैप एक ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का उद्गार हुआ है तथा बेसाल्टिक लावा का जमा हुआ है, यानी जो लावा है उसके जमने से ये दक्कन ट्रैप बना है। और ये इसका विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से दक्षिण में, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि जिले राज्य आते हैं इसमें। और ये यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी बनी, और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए ये दक्कन ट्रैप। अब जानते हैं
जो भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, हिमालय के लिए हम स्पेशल एक क्लास लेंगे, उसके हिमालय के वर्गीकरण और उससे संबंधित सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हिमालय में एक अपनी खासियत है और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसके अंतर्गत और बहुत सारी चोटियां हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, सॉरी वीडियो बनाएंगे। और आज देखते हैं कुछ भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां जो दक्षिण भारत में पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं अरावली की। तो देखिए, अरावली जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में देखिए ये, तो इसकी विशेषता क्या है। देखिए, कई राज्य हैं, सॉरी कई ऐसे प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और दिल्ली। लगभग ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। देखिए, क्वार्टरजाइट से निर्मित है ये। इसमें सीसा, जस्ता आदि खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला इस तरह से विस्तार है इसका, जैसे इस तरह से, यानी दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो लगभग ऐसा है कि 560 किलोमीटर की लगभग इसकी रेंज है। और इसमें सीसा, तांबा, जस्ता आदि खनिज भंडार पाए जाते हैं। और एक विशेषता इसकी ये है कि ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये कई बार पूछा भी गया है। इसकी एक चीज़ और, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ, इसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत पड़ता है राजस्थान में, उसी की सबसे ऊंची चोटी है। और जिसकी देखो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ देखो गुरु शिखर को देखते हैं। तो देखिए, गुरु शिखर यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी है 1722। यानी देखिए, यहाँ गुरु शिखर है ये 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ से दो तीन नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इसमें से निकलती हैं। तो इसमें लूनी नदी है। देखिए, लूनी नदी इस तरह से निकलती है और ये कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। एक नदी है साबरमती। तो ये नदियां हैं। देखिए, चंबल नदी यहाँ से नहीं निकलती है, क्योंकि चंबल नदी निकलती है मालवा के पठार से, इस तरह से। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में विभाजित करती है। क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस तरह से है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और इसका जो विस्तार है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिर्ज़ापुर आदि, ये देखिए, ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और मिर्ज़ापुर वगैरह, ये सब उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1086 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद में इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है तो वो है सद्भावना शिखर। इसकी ऊंचाई लगभग 2467 फीट है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। आगे मैं एक एक पॉइंट नोट भी कराऊंगा और इसको आप एक बार जरूर ध्यान से देखते चलें। देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देनी चाहिए। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये है, देखो ये लिखा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो सतपुड़ा। तो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही जस्ट नीचे है। तो सतपुड़ा एक तरह से बिलाक पर्वत है। और बिलाक पर्वत होने के साथ साथ यहाँ से देखो, इसके दोनों ओर से नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती हैं, जो कि इस तरह से बहती हैं। ये नर्मदा बह रही है और ये ताप्ती। इसके बीच में जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और इसकी एक चीज़ और, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़ी, जो 1350 मीटर की ऊंचाई है। चलिए आगे बात करते हैं मैकाल पर्वत की। तो देखो, मैकाल पर्वत जो है, मैकाल पर्वत इस सतपुड़ा का ही पूर्वी एक श्रृंखला है। इसको हम मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। देखो ये, तो यहाँ से नर्मदा ताप्ती का यानी नर्मदा और ताप्ती निकलते हैं। देखो, यहाँ से पूर्वी साइड में कुछ नदियाँ इधर से निकल जाती हैं और पश्चिमी साइड में नर्मदा और ताप्ती निकल जाती हैं। तो ये जल विभाजक का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं नीलगिरी की। देखिए, नीलगिरी दक्षिण में है
और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, ये नीलगिरी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, देखिए तमिलनाडु में जो सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है वो अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा जूम करके देख लेते हैं तो देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी, 2636 मीटर, सॉरी। अब इसके बाद देखो एक दोदा बेटा है, तो ये दोदा बेटा ये भी नीलगिरी की है, ये उत्तर में पड़ती है। और ये आगे विस्तार से पढ़ाएंगे तो तब आपको ये पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। और ये जो है पश्चिमी घाट के साथ साथ इस तरह से नीचे तक जाती है और लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसके साथ ही देखो एक पूर्वी घाट इस तरह से, तो पूर्वी घाट एक तरह से कटा छटा ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी नदियाँ इस तरह से बह रही हैं जिन्होंने इनको काट दिया है। तो इसमें से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इनके बारे में हम जानते हैं। देखो ये है महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है इस पर ध्यान देते हैं तो इसमें देखो 1438 इसकी महाबलेश्वर की ऊंचाई मीटर में देखेंगे तो 1438 मीटर है ये महाबलेश्वर की। इसके साथ ही हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणियाँ हैं, पालघाट पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इन सारी की सारी पर्वत श्रेणियों को दक्षिण भारत में है ये। अब देखिए इसके बाद में इसके बाद एक ये पर्वत श्रेणी है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो ये जो पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और इसके बाद में महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की ऊंची मानी जाती है चोटी, क्योंकि ये महेंद्रगिरी देखो ये है और 1501 मीटर है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब चलिए और देखते हैं आगे। देखिए यहाँ है मलयगिरी, तो ये मलयगिरी है देखो ये, और 1187 मीटर ऊंची चोटी है, वो चोटी है ये। तो इनको थोड़ा एक बार ध्यान जरूर रखना कि कौन से राज्य में कहाँ पड़ती है। और इन सब पर्वत श्रृंखलाओं को बार बार पूछा जाता है, इसको आपको मैं मैप के द्वारा इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्थित है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए ये जो है उड़ीसा में लगभग पड़ती है मलयगिरी। और इसके बाद देखिए यहाँ है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये रामगढ़, तो ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ लगभग ये झारखंड में पड़ती हैं। और यहाँ एक तरह से पठारी क्षेत्र है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है देखो ये, और यहीं पे ये पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ कई राज्य हैं, लगभग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा लगता है। तो इस तरह से देखिए अब कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और भी हैं। देखो यहाँ 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसका बहुत विशेष महत्व है, ये गारो, खासी और ये जैंतिया। तो ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में हैं। और मेघालय में ये जो पहाड़ियाँ हैं ये जनजातियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाओं के, चलिए इनके कुछ पॉइंट आपको नोट करा देते हैं। जैसे अरावली से संबंधित है ये, तो कुछ डाटा आप ये नोट कर लें, ये काम आएगा। जैसे अरावली राजस्थान में लगभग सबसे ज़्यादा है, क्वार्टरजेट चट्टानों से निर्मित है। देखिए सीसा, तांबा, जस्ता आदि खनिज पदार्थ निकलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है, माउंट आबू पर्वत की है। और देखिए लूनी, ये सॉरी दूसरी बात ये कि इसकी जो लंबाई है लगभग 560 किलोमीटर है। और इसके बाद में लूनी, साबरमती आदि नदियाँ इससे निकलती हैं। चलिए विंध्याचल के बारे में जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मैंने बताया था अभी आपको, तो ये कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। यह श्रृंखला 2 भागों में भारत को बांटती है, दक्षिण और उत्तर। इसके बाद में इसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिर्ज़ापुर में गंगा नदी के
आसपास तक है, लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर। और ये इसकी जो सबसे ऊंची है सद्भावना शिखर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए फुट में दे रखी है, 2467 फीट ऊंची है ये। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा, इसका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती हैं। और एक तरह से बिलाक पर्वत है ये, और देखिए ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। सबसे ऊंची इसकी जो चोटी है वो है धूपगढ़ी। तो धूपगढ़ी की ऊंचाई है 1350 मीटर। तो ये महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो सतपुड़ा का पर्वत है। चलिए अब बात करते हैं मैकाल की। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जानते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा ही की है। और इसकी देखिए इसमें नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं। चलिए अब बात करते हैं नीलगिरी की। तो नीलगिरी दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं जो तमिलनाडु में पड़ती हैं। और देखिए इसमें पूर्वी व पश्चिमी घाट दोनों घाटों को मिलाती हैं। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो दो चोटियां हैं यहाँ पर, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कहते हैं तो वो कौन सी है, अनाईमुदी। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी आपको। और इसके बाद देखते हैं कुछ पठारों के बारे में और जानते हैं। देखिए पठारों की एक परिभाषा आपको बता दूं क्या होता है। देखो ये मैदानों से थोड़े ऊंचे होते हैं, चबूतरे नुमा इस तरह से। इनकी कोई विशेष ऊंचाई नहीं पाई जाती है, चोटी नहीं पाई जाती है। और ऊंचे ऊंचे नीचे कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि ये कठोर चट्टानों से भी बने निर्मित हो सकते हैं। तो हमारे भारत में जो अधिकतर पठार हैं वो दक्षिण में पड़ते हैं। और सबसे बड़ा भारत का जो पठार है वो दक्षिण भारत का पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे, यानी जो पूरी तरह से हम देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक वगैरह जो राज्य हैं वहाँ दक्कन भारत का पठार पाया जाता है, ये नीचे। आगे देखिए यहाँ हम क्रम से अध्ययन करते हैं कौन सा पठार किस राज्य में, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ है, ये है मध्य भारत का पठार। और ये जो है कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान के आसपास पड़ता है। इसके बाद आता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से खनिज संपदा इसके पास में सबसे ज़्यादा है। और ये पड़ता है राजस्थान में, सॉरी झारखंड में। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ तेलंगाना का पठार। तो देखिए तेलंगाना का पठार कहाँ है, तेलंगाना राज्य बन चुका है पहले, तो ये आंध्र प्रदेश में था। अब देखो यहाँ है दक्षिण भारत का पठार, नीचे आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण भारत का पठार, जो मैंने अभी बताया था कि ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब देखो यहाँ नीचे दे रखा है कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य में है। चलिए आगे और देखते हैं। देखो यहाँ तेलंगाना हो गया, दक्षिण भारत का हो गया पठार, और यहाँ छोटा नागपुर का पठार भी हो गया। तो इस तरह से हमने 4-5 पठारों के नाम बताए आपको, और आगे एक लिस्ट बनाएंगे जिससे कि आपको ये सारे के सारे पठारों को आसानी से याद हो सकें। देखिए यहाँ एक बुंदेलखंड का पठार और है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार। तो इस तरह से बहुत सारे भी छोटे छोटे पठार बचे हैं, तो एक तरह से एक सूची बना के आपको बताया जाएगा। तो आने वाली जो और वीडियो होंगी उनमें इसी तरह की जानकारी के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर वीडियो समझ में आए तो लोगों को और बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।